Right, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and you are of course watching me on Lemon News. जी हाँ, आप मुझको देख रहे हैं सिर्फ Lemon News पर और महज अकेला चैनल है जो वास्तविकता में असलियत क्या है। वास्तविकता असलियत वैसे एक ही शब्द हैं, मतलब पर्यायवाची एक दूसरे की, लेकिन फिर भी महज अकेला चैनल जो वो सारे इश्यूज ले रहा है, आपके सामने ला रहा है जो और कोई नहीं लाता। जी हाँ, और मुझे ये बात कहते हुए ज़्यादा गर्व नहीं हो रहा, दुख हो रहा है, क्योंकि बाकी सबको भी, भले वो किसानों की आत्महत्या हो, भले वो भ्रष्टाचार का मसला हो, भले किस प्रकार भ्रष्टाचारियों के लिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक रेफ्यूजी कैंप बन गया है, इन सब चीज़ों को लेकर के बाकी सब लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पूछते हैं हमारे बहुत परम मित्र और आदरणीय सांसद आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी से। भगवंत मान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ जी, आरके भी बोल रहा हूँ इनसाइड स्टोरी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आए, थैंक यू सो मच। जनाब आप ये बताएं, चलिए बाकी सारी दुनिया तो आपसे बात करेगी भाई किरण बेदी के बारे में और शाजिया इल्मी के बारे में, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सतीश चंद्र उपाध्याय जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं, आज भी वो वही व्यवसाय कर रहे हैं जो कि पहले कर रहे थे। रिलायंस के मीटर्स इंस्टॉल करना, रिपेयर करना, घोड़ा मीटर जिसको भागता हुआ मीटर कहा जाता है, मुंबई में और दिल्ली दोनों जगह पे उनको रिपेयर करना, उनको बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना देना ताकि वही बिल आए जो रिलायंस कंपनी चाहती है। भगवंत मान जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस विषय में क्या कहेंगे आप। देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर सबूत दे दी जाए जी। अब सब सबूत भी दे दिए गए जी। तो अब राजनीति छोड़ने की बात जो है वो कहाँ गई फिर? अब इसका मतलब ये इनकी अंदर की मानसिकता जो है वो इसके सामने आ जाती है कि कैसे ये लोग अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। और इससे पहले वो एक नकली सफाई अभियान चला रहे थे, तब भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे दी गई थी, उसको भी नहीं मान रहे। जब वीडियो को भी नहीं मान रहे और डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं मान रहे, तो फिर इसमें ये मैं तो कहूँगा बहुत दुखद है कि ऐसे लोग भी बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हैं। लेकिन भगवंत मान जी, वो माने या ना माने, दिल्ली की जनता तो मानेगी। भगवंत मान जी, वो माने या ना माने, दिल्ली की जनता तो मानेगी। भगवंत मान जी, I think we've lost him. We'll try and get him back on again. भगवंत मान जी, आपको आवाज आ रही है? I think भगवंत मान जी, can you hear me? I think he's traveling. So there's been a bit of a call drop. But once again, जिस प्रकार आज की तारीख में उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, आज की तारीख में he is trying to brazen it out. What he's trying to say is, hey listen, so what if I'm supplying this, so what if I'm repairing this, so what? मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी क्या so what पार्टी बन गई है दिल्ली में? उपाध्याय जी, उसके अलावा निहाल चंद जी, MOS to PMO निहाल चंद जी, और मुंबई और महाराष्ट्र में आदरणीय प्रवीण धारेकर जी, आदरणीय मोहित कंबोज जी, ये सब लोग हैं जी। भगवंत मान जी, यू आर बैक विद अस, थैंक यू सो मच। भगवंत मान जी, आपसे मैं यह जानना चाह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों के लिए रेफ्यूजी कैंप बन गया है क्या? ये बताइए, क्योंकि अकेले सिर्फ उपाध्याय जी की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी चार नॉन भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ कोर्ट के केस हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने 420 का प्रोसेस इशू किया है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने पनाह दे रखी है। किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है, किसी को अब कोऑपरेटिव का हेड बनाने जा रहे हैं, और एक शख्स तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, एनसीपी में हुआ करते थे, उनको तो टिकट दिया है और वो जीत के आए हैं। भगवंत मान जी, आखिरकार बीजेपी क्या रेफ्यूजी कैंप बन गया है सारे भ्रष्टाचारियों के लिए? भगवंत मान जी बताएं। बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है कि जो भी अंडर परफॉर्मर है, जैसे दिल्ली में हमारे जो जिन आदमियों को हमने, हमारे 6-7 MLA ऐसे हैं जो जीते हुए थे लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। जब हमने रिपोर्ट कार्ड लिया, वो अंडर परफॉर्मर थे तो हमने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो उनमें चले गए जी। तो अंडर परफॉर्मेंस, जो अंडर परफॉर्मर है उनके लिए भी ये मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है बीजेपी, और जो करप्ट लोग हैं उनके लिए भी। मुझे तो ये डर है बजाज साहब, 26 जनवरी को कहीं ये ना अनाउंस हो जाए कि ओबामा भी बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन भगवंत मान जी, आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त नहीं है, आप कहीं और जा रहे हैं, आपकी सभा शुरू होने वाली है, लेकिन फिर भी आपने हमसे बात करी, उसका शुक्रिया मैं थोड़ी देर के बाद आपको करूंगा, लेकिन उसके पहले यह सवाल पूछूंगा। अब किरण बेदी जी आ गई हैं मैदान में आपके खिलाफ, वही किरण बेदी
जिन्होंने कहा था कि वो राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहती और जिसकी वजह से अरविंद के साथ उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे अरविंद के साथ। नहीं, देखिए, इससे क्या होता है कि इससे ये पता चल जाता है कि जो अन्ना जी के आंदोलन को जो उसको उसमें फूट डालने वाले या वो बीजेपी के ही कुछ लोग उन्होंने वहां पे प्लांट किए हुए थे जी। मेंटली और इमोशनली तो किरण बेदी जी पहले ही बीजेपी के साथ थी, लेकिन फिजिकली अब कल आज ज्वाइन किया है। तो हमारी पार्टी ने अपना जो प्रचार मुहिम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, हमारा जनसभाएं चल रही हैं, सभी जितने भी हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जगह जगह डोर टू डोर नॉक कर रहे हैं, मोहल्लों में जनसभाएं चल रही हैं। तो अब तो 10-15 दिन जो है वो प्रचार के अब और बाकी हैं। अब वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, ये मैं कहूंगा बीजेपी के बारे में कि हारते हुए को किरण का सहारा। लेकिन ऐसे जो इनका डूबता जहाज बच नहीं पाएगा दिल्ली में। एक किरण बेदी और दूसरी शाजिया इल्मी। शाजिया जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपकी पुरानी साथी रही हैं। देखिए, 6 महीने पहले साजिया पार्टी जो है वो छोड़ दी थी, क्योंकि जो राजनीति है ना, ये टेस्ट मैच की तरह है, इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें क्रीज पे रुकना भी पड़ता है। लेकिन 2020 के प्लेयर जो पूरी जल्दी जल्दी रातों रात एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, 2020 प्लेयर नहीं चल सकते टेस्ट मैच में। तो मेरे ख्याल में अगर साजिया जी को कुछ एमएलए या कोई किसी पद का लालच है तो बीजेपी ने वो लालच जो है वो दे दिया होगा। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। यानी शाजिया जी और बाकी सब लोग जितने भी हैं वो ठीक जगह पर गए हैं, अपनी जगह पर गए हैं वो। फिलहाल भगवंत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे बात करी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मेहरबानी बजाज साहब। थैंक यू। Pradeep, the fact remains that as far as Shazia Ilmi is concerned or Kiran Bedi is concerned, now as far as Shazia Ilmi is concerned, I can understand she had to go somewhere, all right, because she was in the limelight and so on and so forth. The only thing which I'm worried about is Kiran Bedi. Kiran Bedi जी को पैराशूट द्वारा ड्रॉप किया गया है कहां पर? भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी इज अ कार्डर बेस्ड पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के मुखी साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आखिरकार इन लोगों के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ा होगा कि किरण बेदी को पैराशूट करके ड्रॉप कर दिया गया वहां पर और ये कह दिया गया तकरीबन कि वो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद की। प्रदीप सर, रैंक एंड फाइल में डेफिनेटली डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बिकॉज यूर एज यू सेड पैराशूट करके किसी को आप ला रहे हो, बिकॉज द पार्टी लाइक अर्लियर द कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी है एंड दीज पीपल समंदर जैसे कहीं ना कोई खो जाएंगे। नाउ यू सी क्वांटम ऑफ पीपल कमिंग टू द बीजेपी लगातार, अभी अमर सिंह इज इन द वे, जयप्रदा इज ऑन द वे, जितने लोग हैं, जितने लोग पे थोड़ा कलंक लगा था, ये लगा था, सब इस पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। वो द डाई हार्ड जो लॉयलिस्ट थे इस पार्टी का, उनका रोल क्या होगा, उनका रिएक्शंस क्या होगा? बिकॉज इफ यू सी आज सवेरे जो ऑफिस बैरर्स थे पार्टी के दिल्ली वाले, उनसे जब पूछ रहे थे, देयर रिएक्शंस वर एब्सोल्युटली वेरी हार्श। द बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि दे डोंट एंजॉय दिस काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज कमिंग इन, जो अंदर की तरफ लोग आ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं। Probably it's sort of dislike among the old senior loyalists of the BJP, and this is कहीं ना कहीं बाहर निकल के but we are still missing the crucial point over here, because the BJP is going exactly the Congress way. जिस प्रकार कांग्रेस जा रही थी उसी प्रकार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, and that led to the Congress's downfall. जहां पर arrogance, अहंकार, ये देखना कि हमारा जो रैंक एंड फाइल है उसकी तरफ हमें नहीं देखना है, भले कोई भ्रष्टाचारी हो, भले कोई दुराचारी हो, भले किसी के खिलाफ कोई भी केस हो, हम उसको अपनी पार्टी में ले लेंगे। आखिरकार याद रखें, विजेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों के दोनों गोरखपुर के दोनों के दोनों एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। यानी कांग्रेस जिस चाल पर चली, जिस राह पर चली, जिसकी वजह से कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट किया, क्या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उसी राह पर चल रही है? और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार यह कहा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जो सवाल मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि अगर सभी भ्रष्टाचारियों को आप भारतीय जनता पार्टी में ले लेंगे, सभी भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में अगर आप ले लेंगे तो अपने आप ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर हमें ईमेल करें। email us on insidestory@11news.com, or otherwise you can SMS us on 56767. Type out 11 News, type out your name, type out the city that you're watching us in, and send in your SMSs on 56761.
on 56767. At the moment with us, we have former Union Minister Renuka Chaudhary with us. Renuka ji, namaskar. नमस्कार जी. Rajiv K. Bajaj here, ma'am. Hello Rajiv, how are you? How are you, ma'am? How are you? Long time. We are talking after a very, very long time. Thank you so much for joining us on the show on Lemon News. Thank you very much, ma'am. Ma'am, आप ये बताएं कि Kiran Bedi has joined the BJP. Shazia Ilmi has joined the BJP. Janab, there are so many other people at the moment within the BJP, including Mr. Nihal Chand in Delhi, including Mr. Praveen Darekar in Bombay, including Mr. Mohit Kamboj in Mumbai, including Mr. Bhavan Rao Pachpute also in Mumbai. All these people have very serious criminal charges against them, and they are all in the BJP. Now, what I want to know is, I am not talking about Kiran Bedi or Shazia Ilmi over here, but there are enough people in the BJP who have been given shelter by the BJP, who have very serious charges, criminal charges of monetary and financial fraud, ma'am. But why are you surprised, Rajiv? This is something we have always said about the BJP. They talk about one thing, but they do completely other thing. Gee. And what happened to Kiran Bedi's principals, that she had announced that she was the BJP chief minister candidate for Delhi. Yes. Even before joining, if you remember. Right. So I suppose when it comes to it, ना हम कहते हैं ना कहावत कि सब नंगे हैं हमाम में. Gee. So now BJP should get off its high moral stand and admit to it that that's what they do. They लेकिन say रेणुका something जी, and they do something else. लेकिन रेणुका जी, मेरा ये कहना है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न था, बार बार भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की तरफ से काफी गलतियां हुई कि कांग्रेस ने अपनी जो भी अचीवमेंट थी उनको ठीक ठाक तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, मैं ये बार बार कहता हुआ मैं थकता नहीं हूं, बार बार मैं कहता हुआ ये थकता नहीं हूं कि डॉक्टर साहब ने भारत को इस तरीके से चला. You know, India was an island of stability, even as economies all over the world were collapsing. Right. You had crude oil prices at $140 a barrel, and in spite of that, there was no stagflation in India. It was not hyperinflation or stagflation. Growth was still going on. As far as people of India were concerned, they were still finding enough, consumer products in the supermarkets and in the markets and everywhere else. Unlike in Greece, unlike in Italy, unlike in Spain. लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बार बार यह कहा, मैम, कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये बार बार कहा. आज की तारीख में उनके दिल्ली के अध्यक्ष जो हैं उपाध्याय जी, वो रिलायंस कंपनी से पैसा कमा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम बिजली का दाम कम कराएंगे. रेणुका जी बताएं, ये क्या हो रहा है आखिर? मुझे तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि भाजपा का नकाब हटके इनकी असली रूप बहुत जल्दी देश पहचान जाएगी. जी. बहल गए लोग, बहल गए क्योंकि ये लोग ने ऐसे नारे लगाए थे जी कि ये दूध के धुले हुए अभी चांद से उतरे हैं कांग्रेस विमुक्त भारत देने के लिए. जी. बहुत अच्छी बात. अगर देश का इतिहास ही आप गवाह थी उसको मिटाना चाह रहे थे, तो होगा क्या? अब ये अपना इतिहास बनाते जा रहे हैं, शाबाश, जिसमें चोर चकोर सब मिले हुए हैं. जी. और बहुत जल्दी पता चल जाएगा इन चोरों का सरदार कौन है. Ma'am, and the other thing which I would like to ask you, as far as you know the cabinet formation is concerned. Now, I'm not casting personal aspersions on somebody. I'm not. But at the same time, the fact remains that the HRD ministry, the education ministry, is a ministry of prestige. You know, you've had Maulana Azad as your education minister. You know, and today you have Smriti Irani ji as our honorable education minister. चलिए वहां तक भी ठीक है, आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी को बना दीजिए, कोई बात नहीं. राजा भोज की जगह आपने गंगू तेली को बनाना है, आप बनाइए. ये किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती. लेकिन मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के चांसलर बना दिया आपने जफर सरीशवाला साहब को. जफर सरीशवाला इज अ बिजनेसमैन. He has the agency of BMW and Audi for all over Gujarat, and he's been made a chancellor. Now, I really would like to know what's going on here, Renuka ji. Nothing. They're setting new trends. Now, the whole concept of education will be how to run your business and how to make a buck on everything possible. Right. How to remove all the ideals and principles on which education institutions and norms have stood by. जी. अरे स्टूडेंट्स को बाहर में जाए, ये तो इशारा कर दी सरकार ने. जब बीच रास्ते में कह दिया कि आप
जर्मन नहीं सीखेंगे, आप संस्कृति सीखिए, संस्कृत सीखिए जी और अपनी मर्जी चला रहे हैं, कहीं और कुछ और होते रहता है. एवरी डे यू हैव वन rabid fringe element standing up and talking Right. nonsense, and they want to change the history of India by they're changing the textbooks. yes तो जब इतना सब कुछ हो रहा है और देश गवाह है, ma'am, they are not so just I changing have the my history. hopes on democracy that someday people Ma'am, will they are not wake just up. changing the history of India. हाँ They are not just rewriting the history of India. They are also rewriting our religious texts. Oh, and Whatever does science not and suit them, they are technology, rewriting that everything. also. They're rewriting science and technology. They're rewriting borders of our country. They've rewritten our history. I mean, this is amazing. Now, And over here, yes, I would like to point out something else. I'm sorry for interrupting you, Renuka. Ji. But I would like to point out something else. You know, when you were in power, it is the BJP which did not allow Parliament to function. All for right? entire sessions. For almost 1.5 years. Ji. They did not allow Parliament to function because people like A. Raja, people like Kanimozi, people like Suresh Kalmadi, people like Yeah. Dayanidhi Maran, they had been accused of a certain amount of corruption. All right? Right. Yeah, all right. There were corruption charges against them. Prima facie, there were corruption charges. And finally, they were, sent into custody also. All of them are out now. And the case is going on. They've still not been convicted. Right. Now, we have a situation here where the Honorable MOS to PMO, Mr. Nihal Chand, he has very serious charges against him. Yes. We have the Honorable President of the Bharatiya Janata Party Delhi, who has very serious charges of conflict of interest against him. We have the- Amit Shah had cases against him. क्या Ji, बात है? उतना we तो काम जो no, है, हो but fine. Amit Shah is the party president. जाने दीजिए. And certainly Amit Shah had been declared a bhagoda from Gujarat also. But in Mumbai, you have a Mr. Mohit Kamboj, who is the vice president of the party, who is to appear on Monday to face charges of corruption and fraud in a metropolitan court in Bandra. And by the way, this is not all. Please, just hear me out. This is most important. The present HRD minister of the Maharashtra government, a gentleman by the name of Mr. Vinod Tawade, is on record in the assembly, is on record in the council for having accused the chairman of the Mumbai Central District Cooperative Bank for scamming 412 crores. For scamming 412 crores, and that same chairman of the Mumbai Central District Cooperative Bank, a certain Mr. Praveen Darekar, has just been welcomed into the BJP by the same Mr. Vinod Tawade and Mr. Devendra Fadnavis. Now, what I want to know from you, Renuka, is जी. आप इस विषय में क्या कर रहे हैं? कांग्रेस इस विषय में क्या कर रही है? क्योंकि ये तो साफ तौर से क्योंकि कांग्रेस चुप बैठी है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो हैं उस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो खुली छूट है, खुली लूट मची हुई है. रेणुका जी बताएं. नहीं, कांग्रेस विल नेवर रिमेन क्वाइट. ये हम लोगों के पास ये मुद्दे सब लोग भी देख रहे हैं. ऐसी बात नहीं है कोई शर्मा के कोई छिपा इसमें कर रहे हैं. ऐसा कोई चुप्पी नहीं है भाजपा में. वो डंडोरा पीट के करते हैं. जी. So I have great faith in the democracy of this nation and the people of this country. Now they have given Mr. Modi and co a long rope. Right. And these jailers are so emboldened because they think they have absolute majority. Right. Brute majority. Yes. And they think they can get away with it. That's right. But this is where their inexperience shows. Yes. They do not know how democracy overthrows things and brings about a balance in this country, and they will learn that the hard way. And I have great faith in our people. Renuka ji, final question to you. Ji. Very, very personal question. This is a very personal question. Go ahead. And I don't mind asking it. Ji. And I will not apologize for asking it. Okay. Ma'am, all of us were promised 15 lakh rupees in Yes. all our saving bank accounts. Yes. Ma'am, have you got your 15 lakhs? No. मेरा सारा गांव वाले I'm fixing a special train for them. आपकी बार जब पार्लियामेंट खुलेगी जी. हमारे सब लोग अपना बैंक का खाता के लेके आ रहे हैं कि जी. भाई क्या हुआ कि 15 लाख रुपए कहाँ गए हमारे? डाल दीजिए. जी. कि हम चलिए, लोगों ऐसा के गलती 15 से लाख ना रुपए सोचे कहाँ कि गए? हम लोग ले गए. जी. नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ेगा, बाबा रामदेव जी से पूछना पड़ेगा, अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा जी. कि सारा काला धन स्विस बैंकों से, लिechtenstein से, लग्जमबर्ग तो से, उनका आइल ऑफ जेब मैन में ही से, था, सबका नाम, मॉरिशस नंबर, से. सब कुछ. जी.
मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं आए। है? मैं बड़े इंतजार में बैठी हूँ, मेरे कई खर्चे हैं and I'm waiting for this, मैं और प्लान करके रखी हूँ। स्पेशली आज जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जी स्पेशली जी जब आज कीमतें बहुत बढ़ सरकारी गई हैं तो नहीं मिल 15 रहे लाख की थे बहुत जरूरत दिल्ली है। शहर में, जी और भाजपा के एडवर्टाइजमेंट में कुछ और ही सुनाते हैं। जी। now over here, this is what I'm coming to. Now the Bharatiya Janata Party has published a price list Right. which has nothing to do with the prices available in the market. Absolutely. Now, I know for a fact that in Delhi, in a place like Khan Market, tomatoes are available for 48 rupees a kilo. Yes. They are showing tomatoes at 20 rupees a kilo. Now, So maybe where are we'll they have to- available for 20 rupees? Are they available only for the BJP? यानी आप Yes. भारतीय जनता पार्टी का कार्ड दिखाइए और आपको बिल्कुल। टमाटर जो है 20 20 रुपए में मिल रुपया में जाएंगे। मिल जाएगा, जी और आम जनता के लिए 40। नहीं 48 मैम, हाँ, 48 रुपए। तो आज 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 का भाव बता रहा हूँ आपको, 48 रुपए मैम। जी जी जी। जी जी। So this is the farce they have reduced India to. Yes. And these are the lies that they have always told the country, the Right. untruths which they have, the canards they spread against the Congress. जी And today lots of people are very quickly realizing, after all it's 6 months, and in 6 months people मैम have 8 woken months, up. 7.5 months मैम, Ah, 7.5 months. About to be that 8 is months. ongoing, and people have quickly realized what this party stands for. So when is the good luck. Congress coming out in the street? That's what I want No, to know. no, you don't worry. We are out there already, and you will see a very visible Congress very soon. And what about the Delhi elections? Because at the moment the Congress seems to have surrendered its space to the Aam Not Aadmi at all, Party. not at all. I think we are in for some pleasant surprises. Let's wait and see. Right. Not too Thank you, long, Renuka ji. not too Thank far you so away. much. Thank Great you. pleasure talking to you. Thank you very much. Thank you. Right. Thank you so much. Right, Pradeep. Now, in terms of what Renuka Chaudhary just said, you heard her, and of course everything else, and everything else is fine. You know, you can joke about it, you can talk about it. Most of the Congress guys are very well educated, very articulate, and so on and so forth. But they are not out on the street. मतलब आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी जिसको सड़क पर होना चाहिए था, प्रोटेस्ट करते हुए, धरना करते हुए, स्ट्राइक करते हुए, घेराव करते हुए, जो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पावर में है और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी धड़ल्ले से, अहंकार से, भले निहाल चंद हों, भले उपाध्याय जी हों दिल्ली में, भले प्रवीण दारेकर हों, भले मोहित कंबोज हों, भले बाबुल राव पचपते हों, सबको अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में बिठाकर आगे चल रही है अहंकार से कि तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। प्रदीप सर, इनएडवर्टेंटली जो रेणुका जी ने कहा कि मेरे गांव में किसी को पैसे नहीं मिले और सब ट्रेन में भर के उधर आने वाले हैं, this surprises. I hope she does it. I mean, there is some element of surprise when they're saying that you see what is going to happen, something is really going to happen. Right. और ये पूरे अगर पूरे गांव के लोगों को ट्रेन में भर के अगर दिल्ली लेके आएंगे, पार्लियामेंट का घेराव जो भी करने वाले हैं, जो इंडिकेशन जो आपके कन्वर्सेशन से निकल के आया है, that means the Congress is planning a big sort of rally. कहने का मतलब ये हुआ, अगर रेणुका चौधरी ने जो कहा, प्रदीप जी जो आप बता रहे हैं, जो अब ये भी आपने पकड़ा जिस चीज को, और जो बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर बता दूं, ये पहली बार हुआ है कि किसी कांग्रेस नेता ने ये कहा है कि अगले पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले मैं अपने गांव से गांव वालों को ट्रेन में भर के मैं पार्लियामेंट में लेकर के आ रही हूं। वो हर एक कोई अपना बैंक का खाता सामने लेकर के आएगा। अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से ये पूछेगा और बाबा रामदेव से कि भाई मेरे 15 लाख रुपए कहाँ हैं, यानी पार्लियामेंट का घेराव होने वाला है। प्रदीप जी Exactly. This is the workout and the bigger thing, because आपने जो उन्होंने गिनाया कि ये प्रॉमिस किया था नहीं मिला, 15 लाख नहीं मिला, ये नहीं मिला. Now this is absolute reality. Probably Mr. Modi and this entire team realizes that probably he cannot deliver what he has promised. But why can't he deliver, Pradeep? Let's talk about that. The fact remains that today oil prices are somewhere around $60 a barrel, $54 or $60 a barrel. They're just in that particular range. In fact, they're going down. There is a possibility that they might come down to about $48 to $50 a barrel as well. Why can't they deliver? That's what I can't understand. आखिरकार बाकी सब्जियों की, बाकी जो घर की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी कीमतें कम करने में आखिरकार तकलीफ क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है. Why can't they do it? What is the reason? Sir, earlier whenever there was an increase in the prices of oil and gas or fuel, what we used to see that immediately there was a spiral, there was a immediate reaction, chain reaction in the market, and things used to move up. But यहाँ पर, in spite of oil prices coming to an all-time low, जी, we still have, as you said, आपने जो गिना है दिल्ली के मार्केट में सब्जी के क्या दाम है,
Now, these things have not reduced. I mean, that is a matter of concern, not only for us, the economist, and also for Mr. Modi and his team. कि आज के very pleasant situation में ग्लोबल जिस प्रकार से एब्सोल्युटली कूल एंड काम इकोनॉमिक सिचुएशन के माध्यम से भी हम अगर यहाँ पर चेंज नहीं ला सकते, तो अगर ये उल्टी हो गए, द ऑयल एंड गैस एंड द फ्यूल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस मूव अपवर्ड्स, then what is going to happen? What are we going to see in India? This is a matter of concern for everybody. All right, correction. Crude oil prices are, as of today, right now, they're not $60 a barrel, Pradeep. They're $49 a barrel. 49, yes. $49 Yes. a barrel. $49 a barrel, and tomatoes are still available at 48 rupees per kilo. I mean, come on. This is a matter of concern. This is madness. This is insanity. So, which means, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि somebody, somewhere is making a lot of money. Otherwise, it does not happen. किसी ने put लगाई है कहीं पर, and the put, as soon as that put expires, it's only then that the prices will come down. किसी ने put लगाई है कहीं पर on commodity prices, on the price of vegetables, on the prices of agricultural produce. Now that means that the MCX, which we had always suspected, is the casino here, and they are determining when the prices will come down. Pradeep. Absolutely, sir. जिस प्रकार से doesn't seem to be any reaction. अगर कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जिस प्रकार से कहे कि तेल, पेट्रोल और डीजल का भाव और कम होना चाहिए, as per the standards when Mr. Manmohan Singh was the Prime Minister, वो equations आप लेंगे तो the fuel, the diesel and the petrol prices should be much more cheaper. As you said, the vegetables and the most dear products, इनके दाम और कम होने चाहिए, बट ये कम नहीं हो रहा है. एंड पिछले 7.5-8 months में जिस कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, not come down and various भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी अहंकारी हो गई है कि जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट थी, लाइफ सेविंग मेडिसिन की जो लिस्ट थी, वहां पर भी जाके नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि इसको एसेंशियल लिस्ट से बाहर निकाल करके, यानी जेनेरिक मेडिसिन से बाहर निकाल करके इसको अलग से प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में डाल दिया जाए. कहने का मतलब यह हुआ जो कैंसर ड्रग्स हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाके 1000 रुपए की मिलती थी, आज की तारीख में 7,500, 8,000, 6,000 रुपए की मिल रही है. कहने का मतलब यह हुआ. और इतने अहंकारी हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टेलीविजन चैनल्स क्या कहें. खैर, बाकी सब टेलीविजन चैनल तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं. सिर्फ अकेला महज एक लेमन न्यूज है जो आज की तारीख में आपको असलियत दिखा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है, एक अकेले हमें जो आज असलियत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि निहाल चंद जी, MOS2PMO, उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप है इस वक्त राजस्थान में. कुछ नहीं हुआ. जनाब उपाध्याय जी, उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ज हैं. रिलायंस के मीटर वो इंस्टॉल कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ. प्रवीण दारेकर जी, 412 करोड़ का गबन, इसका चार्ज आप ही ने लगाया और आज आप उनका स्वागत कर रहे हैं. कहां स्वागत कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में. मोहित कंबोज, जिन्होंने 4 चेक इशू कर दिए 5-5 करोड़ के, 5 करोड़ ईच फ्रॉम एन अकाउंट विच डिड नॉट एग्जिस्ट. जो अकाउंट बंद हो चुका था उसी से आपने चेक इशू कर दिए. वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं मुंबई के. आपका लेटरहेड इस्तेमाल करते हैं बिल्डर्स को डराने के लिए, बाकी बिजनेस राइवल्स को डराने के लिए, अपना बिजनेस ठीक करने के लिए. बबन राव पाचपुते, वही शख्स, आपने कहा फॉरेस्ट लैंड इस आदमी ने टेक ओवर किया है, फॉरेस्ट लैंड का गबन किया है. इतने अहंकार में इन सबको आपने ले लिया. नंबर 2, जो और भी ज्यादा गंभीर बात है, सबसे ज्यादा गंभीर बात क्या है? इतनी ज्यादा गंभीर बात कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज की तारीख में $49 पर बैरल हैं, एंड दे वर एट $140 अ बैरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह. $90 कम हुई है क्रूड ऑयल की प्राइस. आज की तारीख में टमाटर तो 5 रुपए किलो बिकना चाहिए. इट शुड बी अवेलेबल फॉर 5 रुपीज अ किलो. अनियन शुड बी अवेलेबल फॉर 3 रुपीज 50 पैसा a kilo. And Pradeep, the worst part over here, you know what is the worst part over here? The worst part over here is, सबसे ज्यादा गंभीर बात यहां पर यह है कि ये 48 रुपए किलो टमाटर ये किसान को नहीं मिल रहा है. किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है. कल भी, और कल और परसों के बीच में 16 किसानों ने आत्महत्या करी है. 16 किसानों ने विदर्भ में.
this is not going to the farmer. This is going either to the middleman or to all those guys on the market who are controlling the entire price range. Pradeep. सर, ये जो आपने पूरे स्पेल आउट किए, इसमें एक चीज संकेत है कि आर वी मूविंग टुवर्ड्स chaos? Is the economy moving towards a chaotic situation where we can't control anything? Because under the most favorable terms, if you can't control price, you can't control inflation, you can't control to see the GDP rise, the growth नहीं हो रहा है. If you see that ever widening the cheese and जो phenomenon देखा, price, the falling rupee, everything that you talked about when Manmohan Singh's government was there, it is still prevalent now in the most favorable situations. So are we moving towards a chaotic situation where the government will not be able to control prices at all and the inflation will go on increasing, there will be fall in GDP growth? Because आज के तारीख में 8 महीने के आसपास and we don't see major change. Nothing has trickled down to the bottom. And I the tell you what, you know what's going to happen? There's no smile in the face of a common man. Pradeep, this is from the Wall Street Journal. This is from the Wall Street Journal. Prices as of today, as of now, as we speak, right now, they're already below $49 a barrel. They're already below $49 a barrel. And by the way, the put on the oil prices is that by the 21st of January, they're likely to touch anywhere between 40 to 45, between $40 to $45 a barrel. Rightfully speaking, the government of India has never had it so good. This government has never had it so good. भारत देश के लिए इससे ज्यादा अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती. यहां पर तो खुशहाली होनी चाहिए. यहां पर तो एक एक चीज की जो कीमत है वो इतनी कम होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए कि हर जगह पर वाहवाही होनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की. मार्केट में अगर आप जाएं तो अभी तक जो आपका बजट है, अगर आपका बजट 2000 रुपए का था, मतलब महीने का गुड्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, किचन की चीजें खरीदने के लिए, तो दैट शुड हैव बीन हाफ, दैट शुड हैव बीन ओनली 1000 रुपीस. सो व्हाट इज गोइंग ऑन? प्रदीप, सर, अब मुंबई में देखिए, दे टॉकिंग अबाउट फेयर हाइक इन द BST आल्सो. आप वर्ल्ड वाइड देयर इज अ phenomenon that the things are going down. $45 a barrel. That's where oil prices are going to go. You're talking about hike in the prices. You're talking about, Right, I tell you what, at the moment, we've got Kishore Tiwari with us. Our old friend, Mr. Kishore Tiwari from Nagpur. Kisan Neta Kishore Tiwari ji, नमस्कार. नमस्कार राजू जी, नमस्कार. किशोर तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भाई क्रूड ऑयल प्राइसेस आज की तारीख में $49 a बैरल हैं. आज की जो डेट है. इसके अलावा बाकी चीजें भी घट रही हैं. लेकिन जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनकी कीमतें अभी भी बहुत ज्यादा हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या किसान को उन बढ़ी हुई कीमतों का फायदा मिल रहा है या आज भी किसान वैसी आत्महत्या कर रहा है? किशोर तिवारी जी. नहीं, मैं तो आपको बताऊं, कल किसान का हार्वेस्ट फेस्टिवल था, पोंगल और मकर संक्रांति जी. उस दिन 6 किसानों ने आत्महत्या की है राजू जी. एक मिनट, let me repeat that. हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल, मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन, पोंगल वाले दिन 6 किसानों ने आत्महत्या की है. 6 किसानों ने. मुझे लगता है कि शर्म से डूब मर जाना चाहिए हमारी सरकार को. किशोर तिवारी जी बताएं. मैं आपको बताऊं कि अभी किसान जो खाना उगा रहे हैं, या हमारे यहाँ अभी संतरे का बहुत फसल हुआ ऐसा कह रहे हैं जी. लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं अभी एक देहात में था तो 4 रुपया डजन वो बेच रहे हैं जी. और नागपुर में मैं अभी बाहर जा रहा हूँ तो वहाँ पर यह 80 रुपया डजन बिक रहा है. 80 रुपए डजन. आपको बताऊं जी. जो किसान, प्रदीप लिसन टू दिस, 4 रुपए में जो किसान बेचता है वो मार्केट में 80 रुपए में मिलता है. जी किशोर तिवारी जी बताएं. नहीं, और तो ये तुअर जो है जी, तुअर की दाल आपको 120 रुपया किलो मिल रही है. तूर की दाल. और अभी हमारे यहाँ तुअर की दाल, और वो तुअर हम जब बनाते हैं तो वो तुअर हमको 3000 गवर्नमेंट प्राइस है और उससे भी कम दाम मिल रहा है जी. पिछले साल चने का भी ऐसा हुआ. वैल्यू एडिशन क्या होता है मैं समझा नहीं जी. अब तो कुछ दैट होता मींस ही नहीं 30 है रुपीज अ इसमें. किलो, मतलब 30 रुपए पर किलो. जी और जी इसमें 65 किलो दाल निकलती है तो 45 रुपया होना चाहिए. जी. लेकिन किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं और ग्राहक को महंगी चीजें खाने के लिए देनी पड़ रही. जी. मैं बताऊं, धान पड़ा हुआ है, जी. धान का कोई लेने वाला नहीं है जी. और चावल के दाम बढ़ रहे हैं जी. और चावल की अच्छी वैसे ही गन्ने का है, जी. गन्ना जला दे रहे हैं. एक मिनट किशोर तिवारी जी, let me repeat after you. आप जरा सुधार कर दें अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं. धान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है,
तूर की दाल जिसके लिए किसान को 30 रुपए किलो मिलता, 30 रुपए किलो कीमत मिलती है, वो मार्केट में 120 रुपए किलो में बेची जा रही है। संतरा जो है 4 रुपए डजन जो किसान बेचता है वो 80 रुपए डजन बेचा जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ आज की तारीख में, और मकर संक्रांत वाले दिन 6 किसानों ने आत्महत्या की। 6 किसानों ने जी, सिर्फ विदर्भ में। जी हाँ, मराठवाड़ा का तो कुछ आंकड़ा और 4-5 का आया है जी। यानी ये सरकार कल क्या रही है मुझे समझ में नहीं आया। और मोदी जी चुनाव इसी मुद्दे पे जीते जी, किसान को दाम नहीं मिलते और बचौलिया अब ले जाते और ग्राहकों को महंगा मिलता। मैं इन सबको हटाऊंगा और मैं किसानों को उसका इन्वेस्टमेंट प्लस 50% प्रॉफिट दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की भी जो सरकार है वो भी भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई है, और उसका जीता जागता जो उदाहरण है हम लोगों के सामने है। निहाल चंद जी MOS to PMO हैं, उनके खिलाफ बहुत ही ग्रेव चार्जेस हैं। हाल ही में उपाध्याय जी दिल्ली के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्जेस लगाए गए। ये सामने उजागर हुआ कि किस प्रकार रिलायंस के साथ उनकी सांठगांठ है। मुंबई में मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन प्रवीण दारेकर, जिनके खिलाफ 412 करोड़ के गबन का चार्ज है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। मोहित कंबोज, जिनके खिलाफ फ्रॉड का चार्ज है जिनके खिलाफ, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बबन राव पाचपुते, जिनके खिलाफ यह चार्ज है कि फॉरेस्ट लैंड उन्होंने इलीगली एक्वायर करी, उनको भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है, और वो MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के। किशोर तिवारी जी, क्या किसानों ने इसलिए नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया था? क्या इसलिए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था? किशोर तिवारी जी बताएं। हम तो फंस गए। हमने तो UPA 1 में UPA के साथ थे, UPA टी में उन्होंने हमको राहत नहीं दी, ऐसा सोच के हमने इनको साथ दिया। लेकिन हमने इनको ऐसा साथ नहीं दिया, शर्तों के साथ दिया। इन्होंने कहा कि कृषि उपज के भाव देंगे, दूसरा हमारे कर्जे माफ करके हमको क्रेडिट रिस्टोरेशन देंगे। लेकिन इनके तो जो रघुराम राजन कहते हैं कि किसानों को कोई रियायत या कर्जा माफी देना नहीं चाहिए, वो कहते हैं दूसरे दिन भारत के कृषि मंत्री कहते हैं कृषि नहीं मिलेगा, तो महाराष्ट्र के CM भी कहते हैं कि किसानों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। मुझे बताओ, दुनिया में किसानों जो लोगों को अपनी रोटी देते हैं, उसके बदले में किसानों को जिंदा रखने के लिए सरकार जो डायरेक्ट इंसेंटिव्स और सब्सिडीज देती है, भारत सरकार ने सारी विड्रॉ कर ली। और हम मर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पे गंभीर चर्चा नहीं होती। हमने तो हताश होकर बीजेपी को साथ लगाया, लेकिन बीजेपी ये फिर से ये सिद्ध हो गया कि वो बनिया पार्टी ही रही, और उसने हमारे को 6 महीने में ये बता दिया कि हम तो लुट गए, हमने गलत डिसीजन लिया। हम कुछ नहीं कर सकते। 5 साल तक हमें मौका मोड़ना पड़ेगा। कल कितनी होती है मैं बताऊंगा आपको। राजेश जी, किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप, दिस इज अ ट्रेजेडी दैट वी हैव बीन कवरिंग नाउ फॉर द लास्ट 10 years। 10 के 12 साल हो गए मुझको ये सुनते हुए कि जो भी फेस्टिवल होता है, दिवाली हो, लोहड़ी हो, होली हो, न्यू ईयर हो, किसानों की आत्महत्या हर रोज होती है। सिर्फ विदर्भ में 6 किसान मरे हैं, पिछले 2 दिनों में 16 किसान मरे हैं, मराठवाड़ा में 6 और किसान मरे हैं, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 16 किसानों ने आत्महत्या की है सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के टाइम पे। प्रदीप जी, इससे ज्यादा और बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? नरेंद्र मोदी जी ने आकर के कहा था कि मेरे कार्यकाल में अगर एक भी किसान आत्महत्या करता है, तो मैं समझूंगा कि मैं फेल हो गया। मैं जानना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 16 किसानों ने आत्महत्या की है महाराष्ट्र में, मकर संक्रांति वाले दिन क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने भारतीय जनता पार्टी में पनाह दे दी, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे हो गया? प्रदीप सर, ये बहुत फियर जो था कांग्रेसमैन के दिमाग में, जितने कांग्रेस के लोग थे, ये फियर था कि there will be a resurgence of the middleman, and that is exactly what has happened. That's right. किशोर तिवारी जब आपसे बात कर रहे हैं, clearly identified one thing कि पूरे महाराष्ट्र में जो देहात में चल रहा है, मराठवाड़ा विदर्भ में है, रिसर्जेंस ऑफ द मिडलमैन। जो 4 रुपए का चीज है वो मार्केट में 50-60 रुपए में बिक रहा है। जो तूर दाल 30 रुपए का है वो 120। आपको याद होगा बजाज साहब कि 100 रुपया जब तूर दाल पहुंचा था तो पूरे देश, कांग्रेस के राज में पूरे देश में हंगामा हुआ था। ये बीजेपी वालों ने इतना हंगामा किया था कि तूर का दाल 100 रुपया टिकट, दाल महंगा हो गया, चिकन टिक्का से दाल महंगा हो गया, चिकन बिरयानी से दाल महंगा हो गया। आज वही हाल है, 100 का 120 रुपया हो गया है।
But this is what we said, the resurgence of the middleman. Is it the resurgence of the middleman, or what? How is Modi going to control the economy? Are we moving to a chaotic situation? The most favorable terms worldwide where business is concerned, और आज के तारीख में our economy is struggling not only जो average करके उसको exceed कर रहा है, inflation figures को exceed. Let me read out a few things. ये हमारे दर्शकों के लिए. नरेंद्र मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत. दुरुस्त बात है, कहा. सब लोगों को बड़ी उम्मीद थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा. सब लोगों को यह उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से जो गुजरात मॉडल है हर जगह पर रेप्लिकेट होगा. किसी ने वास्तविकता में डीपली रिसर्च नहीं की थी कि असल में गुजरात मॉडल है क्या. जब लोग डीपली गुजरात मॉडल में गए तब जाकर के मालूम पड़ा कि ये तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. आज की तारीख में वे क्रूड ऑयल प्राइसेस एट द मोमेंट आर बिलो $49 अ बैरल. याद रखें. Pradeep, listen. Onion prices today in Mumbai are between 28 rupees to 30 rupees a kilo. Potatoes are between 20 to 25 rupees a kilo. Tomatoes are between 40 to 48 rupees a kilo. Green chili is 80 rupees a kilo. एक ज़माना था हरी मिर्च मुफ्त में दिया करता था, जो भी बनिया होता था. Cabbage is 40 rupees a kilo, यानी बंद गोभी. फूल गोभी 60 से 65 रुपए में बिक रही है. Carrots are at 40 to 45 rupees a kilo. Capsicum is between 60 to 80 rupees a kilo. Rich gourd, that is घिया जिसको बोलते हैं, 60 से 65 रुपए किलो है. Green peas are between 80 to 100 rupees a kilo. 80 से 100 रुपए किलो. Bitter gourd is between 48 यानी करेला 48 से लेकर के 65 रुपए किलो है. एक नींबू अगर आप लेने को जाएंगे, लेमन, वी आर ऑन लेमन चैनल राइट. एक नींबू अगर आप लेने को जाएंगे मार्केट में तो वो ₹2.50 का है. ₹2.50. एंड फ्लैट बीन्स आर सेलिंग फॉर एनीवेयर अराउंड 60 to 65 rupees a kilo. एंड जिंजर विच इज अमेजिंग, जिंजर यानी अदरक, आप जानना चाहेंगे उसकी कीमत क्या है आज? 160 से 180 रुपए पर किलो. 160 to 180 rupees पर किलो. अभी मैं दाल पे तो आया ही नहीं हूं, चावल पे आया नहीं हूं, दूध पर आया नहीं हूं. आज की तारीख में आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देनी चाहिए थी कपास के लिए, आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देनी चाहिए थी दूध के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो आपको किसान को देनी चाहिए थी दाल के लिए, वो आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक से आप पूरा चार्ज कर रहे हैं. तो कौन है ये बीच का मिडलमैन? हु आर दीज पीपल हु आर मेकिंग मनी? वेल, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ 4. I can give you a list of 4 immediately. Praveen Darekar, Mohit Kamboj, Vijay Kumar Gavit, and certainly Baban Rao Pachpute. And that is the reason why you've got all these people in the BJP today. Pradeep. सर एग्जैक्टली किशोर तिवारी जी आपको जो पता है कि जो माल है पड़ा है किसानों के पास, बट नोबडी इज लिफ्टिंग इट. कोई ले नहीं रहा, जो ले रहा है कम दाम में ले रहा है, और उसको आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करके जो मिडिल मैन इसमें एनॉर्मस प्रॉफिट बना रहा है. दैट definitely the government can't be a silent spectator. The government is hand in glove. It definitely seems the government is hand in glove because such essential चीज जो vegetables है, अगर vegetable transportation cost जब कम हो गया, ऐसे वक्त पर अगर vegetables इतने हाई रेट पे मिलेंगे. कांग्रेस के जमाने में जब बीजेपी वाले आंदोलन करते थे 100 रुपया तूर के दाल पर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. मगर आपने जो पूरे लिस्ट गिन के बताया एक एक चीज वेजिटेबल्स, इट इज बियॉन्ड द कॉमन मैन, नॉट अफोर्डेबल. द कॉमन मैन कांट अफोर्ड इट. Where are we heading to? The entire economy is moving towards a chaotic situation and it's dangerous signs. Probably Mr. Jaitley can't control the economy. ये इनके बस की बात है. In the most favorable situations में अगर इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, then what are we looking to? कॉमन मैन के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गया है. He can't afford it. Look at the price rise. आपने जो पढ़ के सुनाया, it is absolutely disgusting and shocking that these things are. Is the government not aware? If the government is not aware, it doesn't have to. It can't be even a day in governance. It can't. You can't be idle. You can't be idle. Just because I tell you what. You know what's happening? A lot of people are making a lot of money on this. यानी बहुत लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं. जो रेणुका चौधरी जी बता रही थी, जो भगवंत मान जी बता रहे थे, जो अभी किशोर तिवारी जी ने बताया, साफ तौर पे मैं आपके सामने एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूं. आज की तारीख में there are people within the BJP who have perhaps financed the BJP's election campaign, who are trying to recover their investment.
and the BJP is just obliging them. मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आखिरकार इतनी ज्यादा प्राइसेस होने का मतलब क्या है? When your transport cost should be down by at least half, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस दे हैव फॉलन बाय 50%, वो भी आपने 50% नीचे नहीं करी है, वो भी आपने सिर्फ 20 से 28% का आपने लाभ दिया है कंज्यूमर को, वहां पर आप 50% क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे हैव फॉलन बिलो 50%. What is $48 to $49 and what is $140? There is almost a $90 difference, यानी $90 का फर्क हुआ है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और हर चीज के दाम बढ़ गए हैं. इसका मतलब साफ तौर से यह हुआ 1 + 1 = 2. 1 + 1 is not 11. 1 + 1 2 होता है, और लिहाजा यहां पर कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है. प्रदीप. एग्जैक्टली सर, नथिंग हैज चेंज्ड. यही पूरा जो सेंटिमेंट्स है लोगों का, जो ग्रास रूट्स है, नथिंग हैज रियली चेंज्ड. हम सिर्फ बातें सुन रहे हैं कि $300 बिलियन इस देश के अंदर आया है, एफडीआई रिटेल में आ रहा है, एफडीआई डिफेंस में आ रहा है, एफडीआई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आ रहा है, एफडीआई अलग अलग स्पेक्ट्रम में आ रहा है, बट nothing is really poured down to the common man. Common man को रिलीफ कब मिलेगा? यही वक्त है. Now, if you, the most favorable situation जब हो सकता है, transportation cost is the most minimal. ऐसे टाइम पर अगर वेजिटेबल और जो खाद्य पदार्थ है इसका दाम दुगना लोगों को देना पड़ रहा है, then this is not right. The economy is not moving in the right direction. Sarkar and the governance is not moving in the right direction. The new council of ministers are not doing the proper duty to the best of their ability. They are turning a blind eye. Let's be very clear. They're not doing very much. They're not doing anything at all. They're turning a blind eye to holding artificial scarcity and increase of prices. When you have people connected to Reliance working for you as your president, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट आज की तारीख में रिलायंस के सप्लायर हैं, यानी मीटर इंस्टॉल करते हैं, रिपेयर करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं. उनकी कंपनी चेक करती है, खुद नहीं करते, और खुद भी करते होंगे शायद, पता नहीं मुझे. इसके अलावा प्रवीण दारेकर जी, जिनके खिलाफ आपने इतने लांछन लगाए, इतने आरोप लगाए, आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी में है. मोहित कंबोज आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं. आशीष शेलार जी से बात की जाती है तो उनको कहते हैं, वो कहते हैं भाई इस पे तो मुझे छोड़ दो. विनोद तावड़े जी जब बोलते हैं भाई 2 बिल्डर्स के बीच में लड़ाई है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. अरे 2 बिल्डर्स के बीच में लड़ाई है? आपका एक शख्स भारतीय जनता पार्टी, आपका एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड इस्तेमाल करके, भले वो इंडियन बुलियन एसोसिएशन हो, भले वो राज कुंद्रा हो, भले वो बिल्डर हो, उन सबको धमका रहा है, उन सबको डरा रहा है, और आप कहते हैं 2 बिल्डर्स की लड़ाई में आप पड़ना नहीं चाहते. बबन राव पाचपुते जी को लेकर के आपने सबके नाक में दम कर दिया था जब वो एनसीपी में थे. आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं. विजय कुमार गावित जी, जिनके खिलाफ भी केसेस हैं, आपने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई थी. आज वो आपकी आवाज में आवाज मिला करके वो भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं. क्या इसका मतलब यही हुआ? प्रदीप जी, at the end of the day, where do you think all this is going? Where? सर, एक चीज आप देखोगे, आपने इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी डजंट सीम टू बी, इज गोइंग प्रॉब्ली मूविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, कंट्रोलिंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, जो भी आप बोलो, इस चीज को कंट्रोल कहीं मुझे दिख नहीं रहा कि कंट्रोल में आएगा. और सेकंड, जिस तरह के लोगों को पार्टी के अंदर लेके जा रहे हैं, दे आर ऑल कैप्टन्स इन देयर ओन वे, और शिप को अलग अलग डायरेक्शन में खींच के लेके जाने वाले लोग हैं. इफ यू टॉक अबाउट किरण बेदी, यू टॉक अबाउट शाजिया इल्मी, यू टॉक अबाउट बबन राव पाचपुते और गवित और दरेकर, दे आर ऑल पीपल हु आर सेल्फ मेड लीडर्स, और लीडर्स ऑन देयर ओन राइट्स हु कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. अब ये देखना है कि पार्टी और देश और इकोनॉमी किस प्रकार, किस ढंग से चले जाएंगे. ना इकोनॉमी कंट्रोल में है, ना पार्टी कंट्रोल में है, ना देश कंट्रोल में है. दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन. दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी. एंड टू ऐड, वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल. जिस प्रकार से इनफैक्ट जो द एक्टिविस्ट वाज ऑफलोडेड, जिस प्रकार से किया था द ग्रीन पीस का एक्टिविस्ट को, total disregard to the various fundamental rights. Most of the people who the Council of Ministers always complained about emergency and the way the curtailment of fundamental rights was concerned, and freedom of movement, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने violation देखा, कहीं we don't expect this from this government, that they will embark on curtailing the rights of individual people in this manner. आप देखोगे एक के बाद एक. On that I'm not surprised. I'll be very frank with you, on that I'm not surprised at all, because the Bharatiya Janata Party has always shown
very, very autocratic and dictatorial tendencies. Let's be very clear. Their view of Hinduism, their view of the Mahabharata, their view of the Ramayana is a very sanitized, anesthetized view. They are almost puritanical in their outlook. They are more Christian than Hindu. Let's be very clear. Puritanical Christians have a certain way of looking at things, and that is exactly what the Bharatiya Janata Party has imbibed. It's a very middle class, very tradesman-like way of looking at Hinduism. They are rewriting our history books, they're rewriting our religious books, they are trying to interfere in every aspect of Indian society, and they are giving it a very warped and distorted look, at which, by the way, is the worst possible thing that you can do to a country like this. But my point is, forget about all this. हिंदुस्तान में ये एबिलिटी है, हिंदुस्तान में ये एक क्षमता है कि भले ही आप कुछ भी करें, कोई भी आए, इंडिया कैन अब्सॉर्ब ऑल दिस, और हिंदुस्तान इससे ऊपर उठ के आएगा, उभर के आएगा और ज्यादा ताकतवर बनेगा. लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जिस बेसिक मुद्दे के ऊपर लोगों ने दो मुद्दे थे, एक विकास का मुद्दा और एक भ्रष्टाचार का मुद्दा. विकास तो हुआ नहीं, 8 महीनों में आपके सामने कोई विकास नहीं हुआ है. दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार का. और विकास क्यों नहीं हुआ है? साफ तौर से जो अभी मैंने कीमतें आपके सामने गिराई हैं, उन कीमतों में एक एक कीमत में सरकार का फेलियर लिखित है, अंकित है. और जहां तक के भ्रष्टाचार का प्रश्न है, यह भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आपके सामने है. हम लोग बार बार आपके सामने ला रहे हैं, और यह हम लोगों की भ्रष्टाचार की लिस्ट नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की लिस्ट है. दिस लिस्ट हैज बीन गिवन आउट बाय द बीजेपी, नॉट बाय अस. लेट्स टेक अ लुक अगेन. निहाल चंद जी हो गए एमओएस टू पीएमओ. एक बार फिर देखते हैं. कैन वी टेक अ लुक प्लीज? प्रवीण दारेकर जी, आदरणीय बाबनराव पचपुते जी, विजय कुमार गावित जी, प्रवीण दारेकर जी, मोहित कंबोज जी, ये सब लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नवरत्नों में से एक हैं. हां, एक और नवरत्न जो है उन्होंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को. उनके खिलाफ फिलहाल कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन यह आरोप जरूर है कि जब वो अन्ना हजारे के साथ खड़े होते थे स्टेज पर, तो हर पॉलिटिशियन को गाली देते थे. यहां तक के आधे घंटे तक उन्होंने एक्टिंग भी करी थी, एक ओढ़नी ओढ़ करके हर राजनीतिज्ञ को गाली देते हुए. आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं. देखते हैं सम्माननीय किरण बेदी जी को. मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं. उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से, इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया. मैं बहुत बहुत आभारी हूं. आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से. साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है, और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है, तो मैं समझती हूँ करोड़ों बदल चुके होंगे. एक नया विश्वास जो मई के बाद जागा है, मई के बाद. जहां किरण बेदी जी बदल चुकी हैं. चलिए, उन्होंने माना तो सही कि किरण बेदी ने कि मैं बदल चुकी हूं. नरेंद्र मोदी की इंस्पिरेशनल लीडरशिप, यानी नरेंद्र मोदी का प्रेरित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला नेतृत्व, उसने बदलाव ला दिया किरण बेदी में. वाह, क्या बात है. अब देख लेते हैं शाजिया अलमी जी को भी. ये भी याद रखें, अन्ना हजारे जी के आसपास मंडराया करती थीं, उसके बाद आम आदमी पार्टी में थीं, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं. इनको भी देख लेते हैं. बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि क्या मांगा जा रहा है, क्या मिल रहा है, और उसी तरह से उनकी सोच भी है. हम आपको नहीं ब्लेम करते, क्योंकि ऐसी है कुछ हमारी राजनीति. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मांगना नहीं चाहते, वो देखते हैं, समझते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं. और आप किसी से भी पूछ लीजिए, भाजपा में कोई सीनियर लीडर्स हैं, हमारे बगैर पूछ लिएगा, कुछ मैंने नहीं मांगा है. मुझे लगता है संगठन मेरी इस चॉइस का सम्मान करेगा, और अगर मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती दिल्ली से, तो मुझे ऐसे ही रहने देगा. मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा मैं एक्सपोज करूंगी उनके डबल स्टैंडर्ड. तो एक्सपोज और एक्सपोजेस में फर्क है, और मुझे लगता है कि कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. और कुछ चीजें मैंने अंदर से महसूस की है. मैंने कई बार उसको वो भी किया है. केजरीवाल को एक नेता मानती थी,
कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा वो विश्वास टूटा। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नरेंद्र मोदी को एक नई नजर से देखा। मान और सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी देश के लिए अच्छा है, जो भी दिल्ली के लिए अच्छा है, वो जरूरी है। हम चाहते नहीं है केओटिक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता दिल्ली वासी झेलें। पूरी अराजकता भरा, तकरार भरा रास्ता दिल्ली वासी देखें। हम चाहते हैं एक अनुशासित सुशासन दिल्ली वासियों को समर्पित किया जाए, और इस पूरे रास्ते में आजीवन भर के लिए मैं हाथ थाम रही हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बन रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि एक बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, एक साथी होने के नाते सम्मानजनक हमारा रिश्ता रहेगा, और स्नेह के साथ हम लोग मिलकर भारत के लिए काम करेंगे। क्या बात है। आजीवन मैं हाथ थाम रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आजीवन। प्रदीप, डू यू बिलीव दैट? But I'm trying to understand how will they contain and control, Shazia Almi and Kiran Bedi. Because they are uncontrollable. I mean, I don't know. They can fit into any mold. They can fit into any party structure. They Especially can fit not the into any party BJP. discipline. Especially not the BJP. So what is the BJP moving into? They don't know what they're doing, or probably what. ये कुछ समझ में नहीं आ रहा. The way things are moving, the economy, the party, the country. You got Kiran Bedi. Let's take a look. You got Kiran Bedi. You have Shazia Ilmi. You have Nihal Chand. You have Praveen Darekar. You have Mohit Kamboj. You have who else? Baban Rao Pachpute. You have Vijay Kumar Gavit. And standing at the entrance is knocking over there is Ganesh Naik. And Amar Singh. And who else do we have? We've got just about everybody. Everybody, including Amar Singh. We've got just about everybody who wants a place to hide. यानी जिसको छिपने की जगह चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नाम की गुफा तैयार है. There's a cave called the Bharatiya Janata Party, which is absolutely ready. Now, question to our audience: how long do you expect Shazia Ilmi and Kiran Bedi to remain in the BJP without having a public spat? How long? My guess is 1 week. मुझे लगता है 1 सप्ताह के भीतर किरण बेदी और शाजिया इल्मी में पब्लिक में ज़रूर लड़ाई होगी. मुझको ऐसा लगता है. आपको क्या लगता है? आप बताएं. आप लेमन न्यूज़ टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने SMS. And of course, you can send us your emails as well on insidestory@lemonnews.com. insidestory@lemonnews.com. तो आज हमने सुना भगवंत मान जी को, आज हमने सुना रेणुका चौधरी जी को, आज हमने सुना किशोर तिवारी जी को, और उन लोगों ने सबने सिर्फ एक ही बात बताई कि आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत इसलिए बना रही है क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रही है. यानी आज की तारीख में अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही जगह खुली है, और वो है भारतीय जनता पार्टी. लग ऐसा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वास्तविकता में ऐसा है, लेकिन जो इंप्रेशन जा रहा है वो यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाओ, अपने भ्रष्टाचार के जो पाप हैं उनको धुलवा लो. कहने का मतलब ये हुआ. राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड स्टोरी विद मी RKB and with Pradeep Nambia. We'll of course be back with you tomorrow at the same time on the same channel. Till then, keep watching Lemon News. We'll be back tomorrow. Till then, bye bye.